अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है 6 इराज इन द हिस्ट्री ऑफ बिजनेस। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है लेकिन बहुत बेनिफिशियल होगी इंशाल्लाह ताला। तो चलें टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जो बिज़नेस हिस्ट्री है ये यूएस बिज़नेस हिस्ट्री है कि यूएस में बिज़नेस कैसे स्टार्ट हुआ था और किस किस दौर में क्या क्या चीज़ पे फोकस किया गया था। ये जो पीरियड्स थे, जितने भी इराज थे, दौर थे, वो 17वीं सेंचुरी से स्टार्ट हुए थे और जो सबसे पहला दौर था वो था कॉलोनियल इरा। इस इरा को समझने से पहले आपको कॉलोनियल का या कॉलोनियलिज़म्स का पता होना चाहिए। मैं इस वीडियो को डिटेल में बनाना चाहती हूँ ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो ब्रीफली मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को भी बता देती हूँ कि कॉलोनियल इरा क्या था, ताकि आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जाए तो आपको पता हो। कॉलोनियल का मतलब या कॉलोनियलिज़म्स का मतलब होता है कि एक पावरफुल कंट्री एक वीक जो कंट्री है उसके ऊपर अपना होल्ड रखती है, अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, उस मुल्क के अंदर अपने मुताबिक अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्पोज करती है। कॉलोनियल या कॉलोनियलिज़म्स का मतलब होता है कि एक पावरफुल कंट्री अपनी पावर का इस्तेमाल करती है किसी कमज़ोर मुल्क के ऊपर, ठीक है, या जिस मुल्क की मईशत इतनी अच्छी नहीं होती है वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, वहाँ पर बाकायदा फ़िज़िकली रहना शुरू कर देती है उस मुल्क में जाकर और वहाँ पे कॉलोनीज़ बनाती है। और वहाँ पर जो उस मुल्क की इकॉनमी है या पॉलिटिक्स है या वहाँ के जो सोशल मैटर्स हैं, रिलीजियस मैटर हैं, उन सब में अपना कंट्रोल रखती है। क्योंकि ये यूएस बिज़नेस हिस्ट्री की बात हो रही है तो ये यूएस के बारे में है कि किस तरह से यूएस में अदर कंट्रीज़ आए और वहाँ पर कॉलोनीज़ बनाई और वहाँ पर अपना कल्चर प्रमोट किया, ठीक है। यानी यूरोपियंस किस तरह से यूएस में आए, जो एशिया, अफ्रीका, स्पेनिश और भी बहुत सारे अदर कंट्रीज़ थे जो अमेरिका में आए, यूएस में आए और आकर वहाँ पर अपनी कॉलोनीज़ बनाई, वहाँ पे अपना कल्चर प्रमोट किया और वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट किया। यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पर कैप्टन जॉन स्मिथ के बारे में बताती हूँ कि वो एक ब्रिटिश सोल्जर थे और वो अमेरिका में आए और एक कॉलोनी बनाई और जहाँ पर उन्होंने कॉलोनी बनाई उस जगह को स्टेट ऑफ वर्जीनिया कहा जाता है। और जहाँ पे उन्होंने लिटरेचर लिखना शुरू किया अमेरिका में और बहुत सारी बुक्स उन्होंने पब्लिश की, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे। उनकी जितनी भी बुक्स थी उसमें रिलीजियस से रिलेटेड थी वो सारी बुक्स, उसमें कोई पॉलिटिक्स या सोशल कोई बात नहीं थी। तो वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे थे वहाँ। और जब क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ मिलकर अमेरिका में रहना शुरू हो गई तो वहाँ पर उन्होंने अपना होल्ड कर लिया और जो अमेरिका की ओरिजिनल लैंग्वेज थी वो डच थी, तो उस लैंग्वेज को ख़त्म किया और उसकी जगह इंग्लिश को प्रमोट किया उन्होंने। तो चलें, एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री हो गई है। अब मैं फ़र्स्ट इरा के बारे में बात करती हूँ कि सबसे पहला इरा था कॉलोनियल पीरियड, जो कि 17वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। इस दौर में जो कॉलोनियल सोसाइटीज़ थी उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर, रूरल्स एरिया पे और प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया कि किस तरह से एग्रीकल्चर को उन्होंने प्रमोट किया। और उस टाइम जो वहाँ की इकॉनमी थी वो तमाम इकॉनमी डिपेंड करती थी क्रॉप्स के ऊपर, जो फसलें थी उसके ऊपर। वहाँ के लोगों की प्रॉस्पेरिटी जो थी वो डिपेंड करती थी कि फसलों के ऊपर डिपेंड करती थी कि जब किसान जो हैं जो भी फसलें बोते हैं उससे जितनी भी आउटपुट जनरेट होती थी तो वहाँ के लोगों के रहने के लिए या ज़िंदगी गुजारने के लिए या उनकी प्रॉस्पेरिटी का मेजर पार्ट थी वो। तो इसीलिए वहाँ की इकॉनमी ज़्यादा फोकस करती थी और जो ब्रिटिश इन्वेस्टर्स थे वो यूएस की डेवलपमेंट के लिए या उसकी डेवलपिंग के लिए वहाँ फाइनेंस जो प्रोवाइड करते थे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए करते थे। जो वहाँ पे क्रॉप्स थी उसकी ही सक्सेस और फेलियर पे वो इकॉनमी डिपेंड करती थी। ये वो दौर था जब बाटर सिस्टम भी बहुत प्रमोट होता था और बाटर सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स थी काफ़ी ज़्यादा, बाइंग एंड सेलिंग आसानी से पॉसिबल नहीं थी, तो एक फुल इकॉनमी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती थी, तो ये सब मुमकिन नहीं था उस वक्त। तो इसीलिए सेकंड इरा आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो 1760 से स्टार्ट हुआ और 1850 तक रहा। इस दौर में एग्रीकल्चर से थोड़ा हट के बिज़नेस को ऑपरेट किया गया। इसमें लोगों की ज़रूरत पड़ी, स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत थी, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन का काम था, मैस प्रोडक्शन करनी थी। और वहाँ की जो इकॉनमी थी, जो बिज़नेस से उनका फोकस था कि बल्क में चीज़ें बनाई जाएं और इकोनॉमिकल हों, और उसके लिए स्पेशलाइज्ड लेबर की ज़रूरत थी और लिमिटेड वर्कर्स को वो हायर करते थे जो कि स्पेसिफिक टास्क में एफिशिएंट हों या माहिर हों। तो इन चीज़ों से वहाँ के बिज़नेस में बहुत एफिशिएंसी आई, काम अच्छा होता था और शहरों में फैक्ट्रीज़ लगाई गई। और 1800 सेंचुरी के मिड में उन्होंने रेल रोड सिस्टम पर फोकस किया
जिससे वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन जो थी वो इकोनॉमिकल हुई, लोगों को जो सामान लाना ले जाना बहुत आसान हुआ। इसके बाद जो थर्ड इरा है द एज ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर जो है वो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो वैसे मैं इसके ऊपर प्लेलिस्ट बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला जल्दी। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि न्यू आइडिया इनोवेट करना, न्यू आइडिया लाना जो ऑलरेडी अवेलेबल ना हो। तो इस दौर में नई से नई चीज़ों पर फोकस किया गया। यूएस बिज़नेस ने नई चीज़ों को प्रमोट किया, न्यू बिज़नेस मेथड लाए गए, न्यू प्रोडक्शन मेथड लाए गए, जिसमें एक बेस्ट एग्जांपल है एली विटने की। एली विटने जो हैं वो एक अमेरिकन इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इंटरचेंजेबल पार्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया। इनको फादर ऑफ मास प्रोडक्शन भी कहा जाता है। इंटरचेंजेबल पार्ट्स उन्होंने इसलिए इंट्रोड्यूस करवाए ताकि मज़ीद चीज़ें बनाई जा सकें उससे, और रिप्लेस किया जा सके चीज़ को आसानी से, या किसी मशीन को रिपेयर किया जा सके आसानी से। तो इस दौर में बिज़नेस को बहुत ग्रोथ हुई, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा और लोगों को रोज़गार मिला, क्योंकि नए नए आइडियाज़ आए तो उसके लिए वर्कर्स की भी ज़रूरत थी, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ इससे, और नए नए तरीके और नई चीज़ों की डिमांड मार्केट में बढ़ी। उसके बाद जो फोर्थ इरा था वो प्रोडक्शन इरा था, जो 1920 था, 1920 से स्टार्ट हुआ था। इस दौर में प्रोडक्शन पर फोकस किया गया कि गुड्स को प्रोड्यूस किया जा सके, जिसमें डिफरेंट बिजनेस ने डिफरेंट आइडियाज़ को लिया और उसके ऊपर प्रोडक्शन स्टार्ट की, डिफरेंट गुड्स को प्रोड्यूस किया। इसमें भी लोगों को रोज़गार बहुत मिला। और जो इस टाइम जो मैनेजर होते थे, बिज़नेस मैनेजर थे, उनका फोकस था कि क्विक मेथड को अडॉप्ट किया जा सके और कम से कम जिसमें एफर्ट लगे, यानी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए, और जिसमें जो इकोनॉमिकल भी हो और इतनी लेबर्स की भी ज़रूरत ना हो। मगर इस दौर में सिर्फ उन्होंने प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया, यानी उन्होंने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को नज़रअंदाज किया और इंटरनल प्रोसेस जो था उसके ऊपर फोकस किया। यानी उन्होंने क्वांटिटी बस देखते रहे कि क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, और उन्होंने कंज्यूमर्स की डिमांड नहीं देखी या क्वालिटी पे फोकस नहीं किया कि क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद जो 5 इरा था वो था मार्केटिंग इरा, जो 1930 से स्टार्ट हुआ था। ये वो टाइम था जब अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी, तो उस जंग में बहुत सारी चीज़ें तबाह हुई उस अमेरिका में, और लोगों की जो थी वो बेसिक नीड्स की ज़रूरत बढ़ गई थी, जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो बढ़ गई थी। और जंग के 5 साल तक लोगों ने यानी ऑटोमोबाइल्स टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल ख़त्म किया और बेसिक चीज़ को ही बस ज़िंदगी गुजारी उसी बेसिक नीड्स के ऊपर। और फिर 5 साल के तक उन्होंने अपने आप को रिकवर किया, और उसके बाद उन्होंने दोबारा से अपनी रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाया, अपनी ज़रूरियात के अलावा चीज़ें ख़रीदना शुरू की। इस दौर में जो बिज़नेस थे वो कंज्यूमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करते थे और उनकी नीड्स के मुताबिक चीज़ें बनाते थे, यानी इन शॉर्ट के कंज्यूमर ओरिएंटेशन को उन्होंने डेवलप किया था। और इस दौर की वजह से आज भी ऐसा होता है कि एक छोटा दुकानदार भी होता है तो वो अपने कस्टमर्स की ज़रूरत को जानता है, उसके मुताबिक चीज़ को लेकर आता है मार्केट में। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था मार्केटिंग इरा, कि जिसमें उन्होंने लोगों की नीड्स को आइडेंटिफाई किया था और उसके मुताबिक चीज़ें बनानी स्टार्ट की थी। प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की जाती थी और लोगों के फीडबैक्स लिए जाते थे, उसके बाद प्रोडक्शन की जाती थी कि लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। उसके बाद 6 जो इरा है वो रिलेशनशिप इरा है। इस इरा में क्वालिटी पर फोकस किया था, क्योंकि मैंने बताया कि जो लास्ट प्रोडक्शन इरा था उसमें सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस हो रहा था, लेकिन रिलेशनशिप इरा में क्वालिटी पे फोकस किया, ना कि उन्होंने क्वांटिटी को देखा। उन्होंने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी कि सबसे पहले कंज्यूमर के साथ अगर रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं, एक अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं, कस्टमर को रिटेन रखना है, तो उसके मुताबिक, उसकी क्वालिटी के मुताबिक चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ। उनके साथ अच्छा इंटरेक्ट किया, कस्टमर्स को इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि वो इस दौर में जो बिज़नेस था उसको वो समझ गए थे कि जो सबसे बेसिक एक बिज़नेस को चलाना है तो कस्टमर्स के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। तो उन्होंने कस्टमर्स के साथ अपने रिलेशंस को बिल्ड किया और हर चीज़ में रिलेशनशिप देखा गया कि अगर एक बिज़नेस है तो उसका कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, एक एम्प्लॉयर है तो उसका एम्प्लॉई के साथ अच्छा होना चाहिए, इसी तरह से टेक्नोलॉजी है तो मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए, इवन के कंपनीज़ का अदर कंपनीज़ के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। इन्होंने इसमें यानी इस दौर में एटिकेट्स पर फोकस किया गया था कि अपने इखलाक पे फोकस करें, अपने इखलाक अच्छा करें तो आप कस्टमर का दिल जीत सकते हैं और आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये 6 इराज थे जो यूएस बिज़नेस के थे, और होप करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें,
और कमेंट करें अच्छे अच्छे। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह ताला उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगी। और मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी मज़ीद वीडियोस मिल सकें। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और आप अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।